नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप के डे नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 की कुछ बातों की, खास बातों की, क्योंकि यहां पर ज्यादा समय तो फालतू की वो चिड़िया ओढ़, क्या ओढ़, तोता ओढ़, मैना ओढ़, इस तरह की बकवास बनती, सारा का सारा परफ्यूम, इस तरह की बकवास बनती, टेम्पो छाप शायरियां दुनिया भर की, इन सारी चीजों को अवॉइड करके शुरू करते हैं इस एपिसोड की चर्चा। यह एपिसोड जब शुरू होता है, जैसे बिग बॉस में हम देखते हैं मॉर्निंग में गाना बजता है, लोग डांस करते हैं, यहां पर गाना वाना कुछ नहीं बजते हैं। जेल की सलाखों पर वही परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नाम के 3 सिक्योरिटी वाले खट 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 टन 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 बजा के लोगों के कान फाड़ देते हैं। ऐसा भद्दा सा सायरन वगैरह कुछ बजता रहता है। दिन की शुरुआत होती है वो ये टेम्पो छाप शायरी वगैरह सारा। अच्छा, ये सारा का जब जिक्र मैंने किया है तो ये सारा वही है जो बिग बॉस 4 में जिन्होंने किसी अली से शादी करी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चली बिकॉज सारा को पसंद नहीं आया अली, और बाद में इनकी नकली रिलेशनशिप की पोल खुली। हालांकि बिग बॉस को मैंने बिग बॉस 8 से कुछ ज्यादा सीरियसली फॉलो करना शुरू करा। बिग बॉस ये 3, 4, 5 तो मैंने शायद देखे भी नहीं थे। कभी कुछ एक आधा बार कुछ नजर पड़ गई तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे इन लोगों के बारे में पता नहीं था। तो ये सारा जो कि बिग बॉस 4 में एक शादी करती हैं, बाद में वो शादी टूट जाती है। यहाँ पर वो 3 दिनों के अंदर ही, जैसे अभी हमने बिग बॉस 15 में देखा ईशान मायशा को 3 दिन में प्यार हो जाता है, यहाँ पर 3 दिन के अंदर शिवम को सारा से प्यार हो गया है। टेम्पो छाप शायरिया कर रहा है, बकवास पंती कर रहा है, वहां सवेरे सवेरे दूध का कंटेनर आता है, दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहां पर दूध वितरण का समारोह होता है, वहां पर मुनव्वर कैमरे के पास जाकर बोलता है अब आप लोगों ने दूध दिया तो दूध का कर्ज तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। उसके वन लाइनर काफी अच्छे लग रहे हैं। उसने एक दिन पहले जो टास्क जीती थी, डेट्स मांगे थे, जो अपनी लॉजिकल डिमांड्स जो इन लोगों ने कही थी, वहां पर उसे खजूर गिफ्ट में मिलते हैं। ये जो लॉकअप की टीम है वो खजूर दे देती है। तो यहाँ पर मुनव्वर का एक अच्छा जेस्चर और देखने को मिला, वो खजूर सब में इक्वली, मतलब सबको बांटता भी, भैया लो तुम भी खाओ। और वो वन लाइनर्स तो उसके काफी अच्छे हैं, उसकी कॉमेडी की टाइमिंग भी काफी अच्छी, जो बोलता है कि थैंक यू फॉर दिस बॉटल, और खजूर तो आपने गिफ्ट में क्या दी, ये तो मैंने कमाया है टास्क जीत करके। इसी दौरान थोड़ा कुछ बाबाओं के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर देता है शिवम, जिससे एक स्वामी चक्रपाणी महाराज जो है वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाते हैं। सायशा अपने वो जो उसने जेंडर चेंज कराया है इसके बारे में बातें वगैरह करती है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, साइकियाट्रिस्ट से मीटिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, फिर बाबाओं के पास जाना, बाबाओं से कुछ बात शुरू होती है तो शिवम बोल देता है कि किसी को बच्चे नहीं होते तो बाबा पुड़िया दे देता, बाबा क्या कर लेगा भाई। इतनी बात, घर के अंदर जो बाबा है चक्रपाणी महाराज नाम के, उनके गुर्दे छिल जाते हैं, वो कहते हैं सारे बाबाओं को मत लपेटो। तो यहां पर शिवम की अपने जस्टिफिकेशन, वहीं बीच में निशा रावल तो इस पूरे सीजन में जब तक वो रहेंगी बार बार अपने पर्सनल लाइफ को वो लेकर के आएंगी और उसके बूते वो सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगी। वो कहीं ना कहीं करण मेहरा के कैरेक्टर पर सवाल भी उठा रही थी कि वो मुझे चीट करता रहा, ये करता रहा। हो सकता है कि कई लोग मेरी बात को गलत तरीके से लें, कई लोग ये भी कहेंगे भैया उनकी पर्सनल लाइफ, उनका इतने सालों का रिश्ता टूट गया तो वो बंदी अपनी कहानी नहीं सुना सकती क्या, अपना साइड नहीं रख सकती क्या? बिल्कुल रख सकती साहब, बिल्कुल रख सकती है। लेकिन हम उस टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस की बात को सुन रहे हैं जिस टीवी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे सीरियल्स बनते रहे जहां एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, ऐसे सीरियल्स ये लोग करते रहे हैं। तो जो काम या जो किरदार ये लोग टीवी पर निभाते रहे, वही चीजें इनके साथ जब रियल लाइफ में हो रही थी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। एंड जिस तरह से निशा ये बार बार कह रही है कि उसका बच्चा भी हो गया था करण का, उसके बाद उसने किसी और से अफेयर कैसे कर लिया। अरे भैया कौन से जमाने में हो, यहाँ आमिर खान 2-2 बीवियों को छोड़ चुका है और उनका बच्चा 4-5 साल का नहीं, उनके बच्चे तो खुद बच्चे पैदा करने लायक हो चुके हैं। उसके बावजूद तीसरी शादी अभी हमने देखा ही, फरहान अख्तर, उसके बच्चे उसके बराबर होने वाले हैं, तब जाके उसने अभी शादी कर ली। सैफ अली खान, अमृता को छोड़ा, फिर अभी इसका करीना को पकड़ लिया, क्या पता कुछ दिन में करीना को छोड़कर किसी और को पकड़ ले। कहने का मेरा मतलब बस यही है कि चाहे वो एक्ट्रेस हो या एक्टर्स हो, ये टीवी वाले हो, ये फिल्म वाले हो, जब ये लोग रिलेशनशिप के ऊपर बातें करते तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि हम देखते आए हैं काफी जमाने से ये लोग अपनी पत्नी के प्रति कोई वफादार रहते हैं नहीं। चाहे आमिर खान हो, चाहे इक्का दुक्का लोग हम कह सकते हैं, जैसे कि शाहरुख खान जो गौरी के साथ रहा, लेकिन उसका भी प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर की कुछ कहानियां आई थी। और जिस तरह से टीवी इंडस्ट्री में सीरियल्स बनते हैं, लॉकअप जो कि एकता कपूर का शो है, एकता कपूर के शो में तो औरतें इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदल, जितनी जल्दी वो पति बदल लेती हैं। कभी मिस्टर बजाज, कभी वासु, कभी सिंघानिया, कभी मल्होत्रा, कभी ये कभी वो। तो जब इस तरह से आप जो किरदार निभाते हो टीवी के ऊपर, तब तो निशा रावल जैसे लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट ये लोग तो खुद इन सीरियल्स को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट अभी निशा रावल का एक लेटेस्ट सीरियल कुछ आया था शादी मुबारक नाम से, वहां पर भी तो ऐसी ही कहानी थी, इन्होंने अपने पति को तलाक दिया था, वो पति किसी और से शादी कर लेता है। तो ये लोग जब रियल लाइफ पर ऐसे किरदार निभाते हैं, घर तोड़ने वाले किरदार निभाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले किरदार निभाते हैं, तब तो
तो ये लोग खूब अपने सीरियल्स की तारीफ करते हैं कि देखो देखो देखो। और यही निशा रावल अब यहाँ पर लॉकअप के अंदर एक विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं और मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मीडिया हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करता है, ये करता है वो करता है। जब आप खुद ऐसे किरदार निभाते हो तब आप इन चीजों को क्यों इग्नोर कर देते हो? तब आप क्यों नहीं बोलते हो कि ओ माय गॉड मैंने ऐसा किरदार निभाया, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देख लीजिए, यही चीजें मैं ज्यादातर फोकस, इन चीजों पर मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहता है कि ये जो कैरेक्टर जब प्ले करते हैं, ये जब किरदार निभाते हैं, तब तो खुद उन चीजों को ये ग्लोरीफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि देखो देखो हमारा सीरियल देखो देखो, टीआरपी दो, ये करो वो करो। लेकिन अब एक रियलिटी शो में ये लोग खुद उन्हीं चीजों के उल्टे बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा वाला दोगलापन है भाई। इनको देखकर वो अश्नीत ग्रोवर वाली डायलॉग आते हैं, ओ भाई क्या कर रहा है तू, ये सरासर दोगलापन है भाई, ये दोगलापन है। खैर यहां पर एक और टास्क होती है जेल के अंदर मस्जिद चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। लॉकअप को जस्टिफाई करने के लिए, जेल को जस्टिफाई करने के लिए जेल में चक्की पीसिंग वाली टास्क रखी जाती है। कुछ गेहूं रख दिए जाते हैं, जो टीम ज्यादा जल्दी चक्की पीस कर उस गेहूं से आटा निकालेगी, और 500 ग्राम के समथिंग कुछ आटा वहां पर वजन होना चाहिए, जहां पर ब्लू टीम जो है वो पहले जीत जाती है। और जो ऑरेंज टीम रहती है, जहां पर गित्ता बबीता ने मरे, गित्ता बबीता की बबीता जो है वहां पर काफी बढ़िया तरीके से चक्की पीसती है। बाद में हमें पता चलता है कि जो ऑरेंज टीम है इन्होंने तकरीबन 750 ग्राम आटा वहां पर निकाला, और जो ब्लू टीम जिन्हें वो पहले वो जो सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है वो कहता है कि आप लोग अब खाना खा सकते हैं क्योंकि आपने 500 ग्राम आटा निकाल लिया। पता चलता है कि इन लोगों ने वो जो थाली थी, थाली के सहित 500 ग्राम निकाला, और जो केवी द कोबरा है उसका लॉजिक ये था कि हमारी टीम ने तो सिर्फ आटा ही 750 ग्राम के समथिंग निकाल दिया है, तो भैया हम लोग पहले अधिकारी बनते हैं। लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाला था वो पहले ब्लू टीम को एक इशारा कर देता कि आप लोग खाना खा सकते हैं, शाही पनीर वगैरह ये सब कुछ। वह शिवम अपने अलग ही देता कि देखा शाही पनीर तो हम जैसे लोगों के मुंह में ही शोभा देता है। इस तरह की बकलोलपंती भी हमें इस एपिसोड के अंदर दिखाई दी है। लेकिन जेल में चक्की पीसने वाली टास्क मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, इसी दौरान ये खामखा की फ्लर्टपंती चलती रहती है सारा और उसके बीच में। वहीं मुनव्वर को यहाँ पर डेयरिंगबाजी के तहत ये जेलर अंदर बुला लेते हैं। अच्छा, जेलर से याद आया, करण कुंद्रा इज कमिंग इन लॉकअप एज अ जेलर, और बड़े उसके प्रोमो रन किए जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि घोड़ों की रेस में अब गधे दौड़ने लगेंगे। करण कुंद्रा जिसने रोडीज में बहुत गदर मचाया होगा, कंटेस्टेंट को जज किया होगा, लेकिन बिग बॉस 15 में हमने देख लिया कि उसका जो शिष्य था, उसका जो चेला था, वही गुरु से आगे निकल गया। तो ऐसे में करण कुंद्रा जब यहाँ पर लोगों को बोलेगा आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, भाई देखने लायक होगा कि किस मुंह से करण कुंद्रा लोगों को वहां पर गाइड करता है या फिर इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि खुद करण कुंद्रा ने बिग बॉस 15 के अंदर जबरदस्त तरीके से हगा था। खैर वो जब आएगा तब आएगा। इस एपिसोड में यहाँ पर पायल बात भी करती है उससे, स्वामी चक्रपाणी महाराज से, कि आप नॉमिनेट हो गए तो कोई बात नहीं, अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि 60 दिन 70 दिन आपको रहना तो आप रहोगे, तो आपको मैं नॉमिनेट करूं तो कोई वो मत लेना, दिल पे बात मत लेना। इस तरह की बातचीत वगैरह चलती रहती है। वहीं पूनम पांडे तमाम तरीके से डे वन से हम देख रहे हैं कि अलग ही वो तरह से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रही है। यहाँ कह रही है कि उसकी नाक का सूंघने का सेंस चला गया। भाई सूंघने का सेंस तो चला ही जाएगा ना, जिस तरह से आपने जो वीडियोस बनाए जिनमें आप जो हरकतें करते हो, आपके सूंघने के क्या आपके तो बोलने का सेंस भी चला गया। आधे से ज्यादा समय तो मुझे समझ में नहीं आता कि पूनम पांडे बोलती क्या है, भैं भैं करके। पूनम और उसका सारा का आर्ग्यूमेंट भी होता है थोड़ी बात के ऊपर, हालांकि बाद में पैचअप हो जाता है। वो कल के एपिसोड में, मतलब एक रात पहले जब हुआ था, जब एक टीम जीती थी तो सारा चढ़ पड़ी थी क्योंकि सारा को हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब उस चीज के ऊपर इन लोगों ने आज भी तू मैं हुई, बाद में इनका पैचअप वगैरह हो गया। खैर यहाँ पर मुनव्वर को बुलाया जाता है डेयरिंगबाजी का एक सीक्रेट टास्क के लिए, और सीक्रेट टास्क ये था कि भैया तुझे जो 3 गद्दे सामने वाली टीम के डिस्ट्रॉय करने हैं, पूरी तरह से खत्म खल्लास कर देने हैं। अगर तू ये टास्क जीत जाएगा बेटे, तो तुम लोगों को, तुम्हारी पूरी टीम को सोने के लिए अच्छे गद्दे मिलेंगे, पलंग मिलेगा, पिलो, तकिया, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर तो सामने वाली टीम के 3 गद्दे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहां पर मुनव्वर ने अपना मास्टरमाइंड वाला दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मास्टरमाइंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी लोग तो लप्पू जन्ने हैं, ये एक बंदा है जिसे मैं पसंद करूं या ना करूं, लेकिन ये दिमाग लगा रहा है और काफी सेंसिबल तरीके से खेल रहा है। आते से ही बाहर वो मिसलीड करने के लिए एक्टिंग करता है, वो कैमरे में बोल देता है कि भैया प्लीज मेरे को ऐसा करना पड़ेगा टास्क के लिए, टीम के लिए, तो फिर बाहर से मुझे गालियां मत दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये आपको सबको पता है। तो कैमरे में अनाउंस करने के बाद मुनव्वर बाबू यहां पर लोगों को मिसलीड करने के लिए एक्टिंग करते हैं कि भैया ऐसा मेरे को बोल रहे थे कि तुमको क्या लगता है कि सिर्फ वोटिंग से बाहर जाओगे, नहीं नहीं हमारे पास भी
अधिकार होता है, ये वोटिंग वोटिंग कुछ नहीं, हमारा जिसको मन होगा हम उसको निकाल देंगे, तुम सीक्रेट बताओ अगर तुमको इम्यूनिटी चाहिए तो मतलब इस तरह से वो इमोशनली लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। और सडनली केवी के साथ वो टीम अप करके, क्योंकि मुनव्वर को अंदर बोला गया था कि तुम चाहो तो अपनी टीम के किसी और बंदे को अपने साथ ले सकते हो, तो मुनव्वर बाबू यहां केवी को साथ में ले लेते हैं और ये दोनों मिलकर सामने वाली टीम के गद्दों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं, जहां पर हम देखते हैं शिवम को गुस्सा आने लगता है। हालांकि सायशा यहां पर काफी मेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा था, जो भी चाहे बोल सकते हैं, वो कह रही थी या कह रहा था कि भैया इनको सीक्रेट टास्क मिला है, लेकिन ये करके कहीं ना कहीं मुनव्वर ने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया, क्योंकि लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जिसके बारे में केवी बोलता भी है मुनव्वर को कि अब तेरी कान या मैंने बोला आप कुछ और समझ सकते हैं, फटने वाली है, क्योंकि अब लोग ना तुझे खूब गालियां देंगे, जो कि एक्चुअली में हुआ भी। जैसे कि हमने देखा कि सारा हो या फिर निशा हो या शिवम हो या वो सायशा हो, ये सब अपनी नाराजगी खुल के प्रकट कर रहे थे कि एक टास्क के लिए तूने हमको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और हम तुझे सिंपैथी देने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए तेरे पास आए, इतने में तूने हमारे गद्दे डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये गद्दे जब डिस्ट्रॉय हुए तो शिवम को क्रोध आ गया और वो अपना तांडव दिखाने के लिए बाहर भगता है, जहां सिद्धार्थ उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। फिर एक पापा की जो परी है टिकटॉक या मुजरा करने वाली अंजलि अरोड़ा आती हैं और वो नेहा धूपिया को ट्रिब्यूट देती हैं, जैसे नेहा धूपिया का रोडीज का क्लिप है ना, ओए इट्स हर चॉइस, ओए सुन मेरी बात, ऐसे यहां पर अंदर घुसती हैं जेल के बैरक में और ओए सुन मेरी बात करके उससे शिवम से आर्ग्यूमेंट करती हैं। शिवम यहां पर बहुत ज्यादा उसके गुर्दे छिल जाते हैं, वॉशरूम एरिया में जाता है, सिर गीला कर लेता है और गालियां भी देता है मां की, बहन की। लेकिन इसके पहले अंजलि उसको पीठ पर हल्का सा पुश करती है। हालांकि ये पापा की परी का पुश कोई इतना ज्यादा इंटेंसिटी वाला नहीं था, लेकिन यह शिवम जब उसे पुश किया, उसने अंजलि ने पुश क्या बोलेंगे, जैसे पीठ पर हाथ लगाते हैं, चल ठीक है आगे निकल, तो जब ये किया अंजलि ने, तब तो शिवम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बातचीत चलती रही, आप ऐसी हो, आप बदतमीज हो, आप ये हो, और पलंग से उठता है, बहन की गाली देता है, माँ की गाली देता है, सारा वगैरह सब साथ में ही रहते हैं और वॉशरूम एरिया में तांडव मचाना शुरू कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उसको अंजलि के पुश से इतनी प्रॉब्लम थी तो जब अंजलि ने पुश किया था उसी समय ये बवाल करना था, लेकिन तब तो वो आराम से बातचीत करता रहा, तू बदतमीज है, तू ये है, वो बहन की गाली वगैरह दे रहा था। पूरा 2-3 मिनट का टाइम लेता, फिर वॉशरूम में जाकर के वो शुरू कर देता है तांडव की, एक लड़की ने मुझे पुश करा तो सब चुप हैं, अगर मैं पुश करता तो ये वो फेक फेमिनिज्म तो होता है और ये हम सब देख भी रहे हैं। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि फेक फेमिनिज्म होता है। जिस तरह से अंजलि ने पुश करा, हालांकि वो पुश इतना ज्यादा कोई हैवी या इंटेंसिटी वाला नहीं था, क्या अंजलि बर्दाश्त करती अगर कोई लड़का उनकी पीठ को या शोल्डर को इस तरह से टच करता? तो ये सवाल पूछा जाने लायक है। वीकेंड पर जब जो भी होगा, वीकेंड की पंचायत या अदालत या कंगना की क्लास जो भी होगा, वहां पर इस तरह के सवाल उठने चाहिए। और इसके बारे में निशा रावल भी बात कर रही थी कि हाँ अंजलि ने गलत किया है, अगर अंजलि किसी को पुश कर सकती है तो फिर अंजलि को तैयार रहना चाहिए किसी और का पुश लेने के लिए। यहाँ पर निशा की बात से सहमति जताती है पायल रोहातगी, वो भी बोलती है कि वो छोटी है, बच्ची है, बोल बोलकर वो इजीली गेट अवे हो जाती है बाकी चीजों से। हम समझते हैं कि बच्ची है तो इग्नोर करो, जबकि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब पायल का एक दिन पहले से 36 का आंकड़ा चल रहा था, क्योंकि पायल और ये अंजलि, सिद्धार्थ, मुनव्वर, करण, ये जब वो टास्क जीते थे दूध वाली, तो बाहर जाकर जो मोमोज खाने का जो एक ट्रिप मिला था, तो वहां पर आर्गुमेंट हुए थे अंजलि के भी, पूनम पांडे के भी और पायल के भी। तो अपनी टीम के अंदर ही लोगों में मनमुटाव चल रहा है। वहीं निशा जब बोलती है उसको, शिवम को, कि तुम तो वो एक रोल प्ले कर रहे हो, कैरेक्टर निभा रहे हो, तो वहां पर शिवम के भी गुर्दे छिल जाते हैं। तो वो निशा बोलती भी है कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि ये निशा पायल से बात कर रही थी कि भाई वो ऐसे बात कर रहा था, वैसे बात कर रहा था। साथ ही साथ निशा वही अपनी दुख भरी दास्तां शुरू कर देती कि मैंने सिर पे पट्टी लगाई थी, बाद में बच्चे का बर्थडे था तो लोगों ने बोला तूने केचप लगाया था, फिर मैं शूटिंग करने गई थी, पट्टी क्यों निकाल दी अपनी चोट को छुपा के। मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग उन्होंने 5-6 दफे बोला है कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमन हूं। आप स्ट्रॉन्ग वुमन हो तो आपके एक्शन से आप दिखाओ, बार बार बोल करके आप स्ट्रॉन्ग हो, और आप कहीं ना कहीं खुद को ही सही साबित कर रही हो। सारा ठीकरा आप करण के ऊपर फोड़ रही हो। इस शो में अब तक कितने 3-4 एपिसोड हो चुके हैं, हर एपिसोड में आप खुद को ही जस्टिफाई कर रही हो, और ऐसा एक भी एपिसोड नहीं गया है जिसमें इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बोला हो, करण को गलत नहीं बोला हो, मुझे सिंगल मदर बनके काविश की परवरिश करनी है,
तो यहाँ पर वो खुद को जस्टिफाई हर तरीके से कर रही हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि अगर लड़की ने धक्का दिया तो उसे लड़के से भी धक्का लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आप खुद को सही साबित कर रही हो, हमें करण का भी पक्ष सुनना चाहिए। आई थिंक पहले ही दिन उन्होंने बोला था अगर मेकर्स चाहेंगे कि करण को लेकर के आए तो फिर ये अच्छा होगा टीआरपी के लिए, और हम प्रोफेशनल हैं तो करण और हम एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से निशा को बहुत ज्यादा एक फुटेज दिया जा रहा है, उनकी बातों को बगैर एडिट के दिखाया जा रहा है, तो क्या पता करण को लाने की एक तैयारी चल रही हो कि करण भी आए और अपना पक्ष रखें। ये हो भी सकता है। मेकर्स टीआरपी के लिए और कंटेंट के लिए, व्यूअरशिप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। घर के अंदर लॉकअप न्यूज में दिखाएगा कि 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं 1-1.5 दिन के अंदर, तो सब लोग मिलकर के जश्न भी मनाते हैं। यह रहा है इस एपिसोड का ताना बाना, जहां एंड में वो हार्ट शेप बनाता है शिवम और सारा को प्रपोज वगैरह, फ्लर्टिंग वगैरह चल रही है। सारा बिग बॉस 4 में शादी कर चुकी हैं, उसके बाद अब आप देख लीजिए यहाँ पर फिर से वो इमोशनल लव लपाटा वाली चीजें शुरू हो चुकी हैं, जो कि सरासर फेक है। तो ये रहा है इस एपिसोड का मेरा रिव्यू। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस तरह से शिवम ने ओवर रिएक्ट किया, जिस तरह से उसने माँ बहन की गालियां दी, क्या आपको ये सही लगता? मुझे तो ये लग रहा है कि ओटीटी है इसलिए बार बार के वो गालियां दे रहा है, छोटी छोटी बात पर ओवर द टॉप रिएक्शन दे रहा है। वो अंजलि ने ओए सुन मेरी बात करके थोड़ा एक ऐसा कोई पुश नहीं था कि बहुत जोर से धक्का दिया हो, एक हल्का सा जेंटल पुश आप उसको कह सकते हैं कि होता ना पीठ पात रख के चल ठीक है चल आगे चल, ये कोई पुश नहीं था मेरे नजरिए में। आपका क्या नजरिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से ये निशा बार बार सिंपैथी ले रही है, बार बार अपना दुखड़ा रो रही हैं, भाई वो साबित क्या करना चाहती? वो एक तरह से कहीं ना कहीं करण मेहरा के घर के अंदर, सॉरी जेल के अंदर एंट्री की एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रही हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।